हेलो स्टूडेंट्स। पिछले कुछ क्लासेस में हमने सल्तनत कालीन सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के बारे में चर्चा की थी और आज की क्लास में हम सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे और मुख्य रूप से हम सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करने के जो मुख्य स्रोत हैं वो हैं वर्णीकृत फतावा ए जहांदारी और अन्य समकालीन फ़ारसी ग्रंथ जैसे मिन्हाज की तबकाते नासिरी, वर्णीकृत तारीख़ फ़िरोज़ शाही, अफ़ीफ़कृत तारीख़ फ़िरोज़ शाही, इसामी की फुतूह सलातीन। जो सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी वो अरबी फ़ारसी पद्धति पर आधारित थी। और अगर हम बात करें सल्तनत कालीन राज्य की प्रकृति के, तो अलग अलग विद्वानों ने इस बारे में अपने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। जैसे कुछ विद्वान इसे धर्म प्रधान राज्य मानते हैं और कुछ का मानना है कि यह धर्मनिरपेक्ष राज्य था। लेकिन वास्तविकता ये थी कि जो दिल्ली सल्तनत था वो धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं कहा जा सकता था, बल्कि इस्लाम धर्म से उसका एक विशेष संबंध हमें दिखाई देता है, क्योंकि इस संपूर्ण युग में इस्लाम ही राजधर्म रहा और मुसलमानों को देश में एक विशेषाधिकार युक्त वर्ग समझा जाता था। और जहाँ तक हम बात करें उच्च सरकारी पदों की, तो इन पदों पर मुस्लिम वर्ग का ही एकाधिकार समझा जाता था। प्रशासन में उलेमाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी और खलीफा जो होता था वो इस्लामिक संसार का पैगंबर के बाद का सर्वोच्च नेता होता था। वैधानिक रूप से सल्तनत काल में खलीफा ही राज्य का सर्वोच्च अध्यक्ष होता था। लेकिन अगर व्यवहार की हम बात करें तो व्यवहार में खलीफा का प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था और प्रत्येक सुल्तान के लिए खलीफा द्वारा मान्यता पत्र प्राप्त करना आवश्यक होता था। फिर भी जो दिल्ली सल्तनत के तुर्क सुल्तान थे उन्होंने खलीफा को नाम मात्र का ही प्रधान समझा। दिल्ली के शासकों द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण की गई और ये सुल्तान की उपाधि जो थी वो तुर्की शासकों द्वारा ही प्रारंभ की गई। और दिल्ली सुल्तानों में जो अधिकांश थे उन्होंने स्वयं को खलीफा का नायब पुकारा। तुर्क सुल्तानों में इल्तुतमिश जो था वो पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अब्बासी खलीफा से 1229 ईस्वी में प्रार्थना कर नासिर अमीर उल मोमिनीन यानी कि खलीफा का सहायक की उपाधि धारण की। इससे मुस्लिम जगत में उसकी जो सत्ता और प्रतिष्ठा थी वो स्थापित हो गई। बलबन ने हालांकि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की और वो स्वयं को जिल्ले अल्लाह यानी अल्लाह का प्रतिनिधि मानता था, और लेकिन फिर भी उसने खलीफा की अधिसत्ता को स्वीकार किया। उसने अपने सिक्कों में और खुतबों में खलीफा का नाम अंकित करवाया। 1258 ईस्वी में हलाकू द्वारा अब्बासी खलीफा की हत्या के बावजूद दिल्ली के सुल्तानों ने खलीफा की जो अधिसत्ता थी उसको बनाए रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने भी खिलाफत का सम्मान किया और उसने अपने आप को मोमिन उल खिलाफत यानी कि खलीफा का दाहिना हाथ और नासिर ए अमीर उल मोमिनीन यानी कि खलीफा का सहायक घोषित किया। लेकिन इसके साथ साथ उसने अब्बासी खलीफा के हत्यारे हलाकू के वंशज इल खां से भी अपना सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा और ऐसा ही कार्य 1259 ईस्वी में बलबन द्वारा भी किया गया। उसने हलाकू के प्रतिनिधि का दिल्ली में भव्य स्वागत किया। तो इससे यह पता चलता है कि जो बलबन और अलाउद्दीन थे वो खिलाफत के आदर्श को तो स्वीकार करते थे, लेकिन खलीफा की शक्ति को वो स्वीकार नहीं करते थे। और जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था उसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। यदि हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो प्रारंभ में तो मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा को कोई महत्व नहीं दिया और उसने अपने सिक्कों से उसका नाम भी हटा दिया। लेकिन जब उसके विरुद्ध लगातार विद्रोह होने लगे तो उन विद्रोहियों से त्रस्त होकर उसने फिर से खुतबे और सिक्कों में खलीफा का नाम रखा। उसने अब्बासी खलीफा के वंशज से अपने लिए मान्यता पत्र भी प्राप्त किया। फिरोज तुगलक द्वारा भी मिस्र के खलीफा से मान्यता प्राप्त की गई
और तुगलकों के पश्चात दिल्ली के जो सुल्तान थे सैयद और लोदी, उन्होंने खलीफा से अपना संबंध विच्छेद कर लिया, क्योंकि वे सुल्तान को देवी गुणों से आविष्टित या सर्वशक्तिशाली नहीं माना करते थे। खलीफा की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के बावजूद दिल्ली के जो सुल्तान थे वो स्वयं प्रभु शासक थे, और उन्होंने अपनी आवश्यकता अनुसार ही खलीफा से अपना संबंध निर्धारित किया। खिज्र खां द्वारा तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रभुत्व स्वीकार किया गया और उसने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी मुबारक शाह ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया और उसने शाह सुल्तान की उपाधि को धारण किया। जो सुल्तान हुआ करता था वो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया हुआ करता था और राज्य की समस्त शक्ति उसी में केंद्रित हुआ करती थी। न्यायपालिका और कार्यपालिका पर सुल्तान का पूरा नियंत्रण हुआ करता था। और अगर हम उत्तराधिकार के नियम की बात करें तो सल्तनत काल में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम हमें नज़र नहीं आता है, लेकिन सुल्तान को यह अधिकार हुआ करता था कि वो अपने बच्चों में से किसी एक को भी अपना उत्तराधिकारी चुन सकता था। सुल्तान द्वारा चुना गया उत्तराधिकारी यदि अयोग्य होता है तो ऐसी स्थिति में सरदार नए सुल्तान का चुनाव किया करते थे। कभी कभी शक्ति के प्रयोग द्वारा भी सिंहासन पर अधिकार किया जाता था और दिल्ली सल्तनत में सुल्तान पूर्ण रूप से निरंकुश शासक हुआ करता था और उसकी जो संपूर्ण शक्ति थी वो उसके सैनिक बल पर निर्भर किया करती थी। सुल्तान ही सेना का सर्वोच्च सेनापति और न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और सुल्तान शरीयत के अनुसार ही अपने कार्य किया करता था। अब हम बात करते हैं अमीर की। तो सल्तनत काल में जितने भी प्रभावशाली पद थे उन पर नियुक्त व्यक्तियों की जो सामान्य संज्ञा हुआ करती थी वो अमीर हुआ करती थी और अमीरों का प्रभाव सुल्तान पर हुआ करता था। सुल्तान को शासन करने के लिए अमीरों को अपने अनुकूल किए रहना आवश्यक हुआ करता था और जब सुल्तान अयोग्य, निर्बल या अल्पवयस्क होता था उस समय अमीरों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता था। हालांकि बलबन और अलाउद्दीन के समय में अमीर प्रभावहीन हो गए थे और जब भी नया राजवंश सत्ता में आता था तो प्राय पुराने अमीरों को या तो मार दिया जाता था या फिर उन्हें छोटे पद दे दिए जाते थे। अगर हम बात करें मोहम्मद तुगलक के काल में हुए विद्रोहों की तो उसमें अमीरों का योगदान सर्वाधिक दिखाई देता है और इसीलिए उसने पुराने अमीरों को कमज़ोर करने की दृष्टि से एक मिश्रित जनजातीय आधार पर पदाधिकारियों की एक नई व्यवस्था को स्थापित किया। अमीरों का जो प्रशासन में योगदान होता था वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता था और लोदी वंश के शासनकाल में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर नज़र आता है। सल्तनत काल में हालांकि सत्ता की जो धुरी हुआ करता था वो सुल्तान हुआ करता था, लेकिन फिर भी विभिन्न विभागों के कार्यों के कुशल संचालन के लिए उसे एक मंत्री परिषद की आवश्यकता हुआ करती थी और मंत्री परिषद को सल्तनत काल में मजलिस-ए-खलवत कहा जाता था। हालांकि मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए सुल्तान बाध्य नहीं होता था, लेकिन अगर सुल्तान निर्बल या अयोग्य हुआ करता था तो समस्त शक्ति मंत्री अपने हाथ में केंद्रित कर लिया करते थे और सुल्तान इनकी नियुक्ति और पदमुक्ति अपनी इच्छा अनुसार कर सकता था। मजलिस-ए-खास में मजलिस-ए-खलवत की बैठक हुआ करती थी और यहाँ पर सुल्तान कुछ खास लोगों को ही बुलाया करता था। बार-ए-खास में सुल्तान समस्त दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाया करता था। बार-ए-आजम में सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था और यहाँ पर विद्वान, मुल्ला, काजी आदि भी उपस्थित रहा करते थे। यदि बात की जाए सल्तनत कालीन प्रमुख विभागों की तो 4 विभाग अत्यंत महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं: दीवाने विजारत, दीवाने आरिश, दीवाने इंशा और दीवाने रसालत। बात करते हैं हम सबसे पहले दीवाने विजारत की और इसका जो प्रमुख हुआ करता था वो वजीर हुआ करता था जो कि प्रधानमंत्री भी होता था और मंत्री परिषद में वजीर सर्व प्रमुख समझा जाता था। उसके पास अन्य मंत्रियों के अपेक्षा अधिक अधिकार
हुआ करते थे वो अन्य मंत्रियों के कार्यों पर नज़र रखा करता था और मुख्य रूप से वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। उसे लगान, कर व्यवस्था, दान, सैनिक व्यय आदि की देखभाल करनी पड़ती थी। वो प्रांतपतियों के राजस्व लेखा का निरीक्षण करता था और प्रांतपतियों से अतिरिक्त राजस्व की वसूली भी किया करता था। और जब सुल्तान अनुपस्थित होता था तो सुल्तान की अनुपस्थिति में उसे शासन का प्रबंध भी करना पड़ता था। वो दीवाने विजारत यानी राजस्व विभाग, दीवाने इमारत यानी लोक निर्माण विभाग, दीवाने अमीर को ही यानी कि कृषि विभाग आदि विभागों के मंत्रियों का प्रमुख हुआ करता था। वजीर के जो सहयोगी होते थे उनमें प्रमुख थे नायब वजीर, मुशरिफ ए ममालिक, मुस्ताफ़ी ए ममालिक और खजीन यानी खजांची। तुगलक काल जो था वो मुस्लिम भारतीय वजीरत का स्वर्ण काल माना जाता था और उत्तरगामी तुगलकों के समय में वजीर की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी। अंतिम तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय में जब अशांति फैल गई तो एक नए कार्यालय वकील सुल्तान की स्थापना हुई। सैयदों के समय में यह शक्ति घटने लगी और अफ़गानों की अगर हम बात करें तो उनके अधीन वजीर का पद बिल्कुल महत्वहीन हो गया। नायब वजीर वजीर की अनुपस्थिति पर उसके स्थान पर कार्य किया करता था और उसके सहयोगी के रूप में कार्य करता था। मुशरिफ ए ममालिक महालेखाकार हुआ करता था और प्रांतों और अन्य विभागों से प्राप्त होने वाली आय और उसके व्यय का लेखा जोखा रखने का दायित्व उसका हुआ करता था और नाजिर उसका सहायक होता था। मुस्ताफ़ी ए ममालिक महालेखा परीक्षक होता था और मुशरिफ द्वारा तैयार किए गए लेखा जोखों की जांच के लिए इस पद की व्यवस्था की गई थी और कभी कभी यह मुशरिफ की तरह आय व्यय का निरीक्षण भी किया करता था। खजीन यानी खजांची कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करता था। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित दीवानी वकूफ़ विभाग का मुख्य कार्य व्यय के कागजात की देखभाल करना होता था। वित्त विभाग से संबंधित विभाग दीवाने मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी और इसका कार्य अतिरिक्त मात्रा में वसूले गए कर का हिसाब रखना होता था। मोहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित विभाग दीवाने अमीर कोई का मुख्य कार्य मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल करना और भूमि को खेती योग्य बनाना होता था और ये जितने भी विभाग थे वो सभी दीवाने विजारत विभाग से ही नियंत्रित हुआ करते थे। दीवाने विजारत वजीर का कार्यालय हुआ करता था और विजारत को एक संस्था के रूप में प्रयोग करने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं द्वारा फारस से ली गई थी। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक वजीरों में कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यलदोश, नासिरुद्दीन कुबेचा आदि थे और वजीर का पद दिल्ली सल्तनत में फ़िरोज़ तुगलक के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर हमें दिखाई देता है। फ़िरोज़ तुगलक के वजीर ख्वाजा हिसामुद्दीन ने विभिन्न सूबों का दौरा करने के पश्चात समस्त खालसा भूमि का राजस्व 6 करोड़ 85 लाख टन का निश्चित किया और लोदियों के शासनकाल में वजीर का जो पद था वो महत्वहीन हो गया। अब हम बात करते हैं दीवाने आरिज यानी सैन्य विभाग की। तो आरिज ममालिक इस विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था और इसका महत्वपूर्ण कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों और घोड़ों का हुलिया रखना, रसद की व्यवस्था करना, सेना का निरीक्षण करना और सेना की साज सज्जा की व्यवस्था करना होता था। आरिज ममालिक विभाग की स्थापना बलबन द्वारा की गई थी और अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था। नासिरुद्दीन महमूद यानी तुगलक वंश के अंतिम शासक ने वकील सुल्तान मंत्री को स्थापित किया और इसका जो कार्य हुआ करता था वो शासन व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था की देखभाल करना था और यह विभाग कुछ दिन बाद अस्तित्वहीन हो गया था। दीवाने इंशा विभाग दबीर ममालिक के अंतर्गत था और शाही पत्र व्यवहार के कार्य का भार इस विभाग द्वारा होता था। यह सुल्तान की घोषणाओं और पत्रों का मसविदा तैयार करता था और सभी राजकीय अभिलेख इसी कार्यालय में सुरक्षित रखे जाते थे। दबीर और लेखक इसके सहयोगी हुआ करते थे। हालांकि फ़िरोज़ तुगलक के समय में इसका स्तर मंत्री का नहीं रह गया था और मिन्हाज उस सिराज इस विभाग को दीवाने अशरफ कहकर संबोधित करता था। इस विभाग का जो कार्य होता था वो बहुत ही गोपनीय हुआ करता था।
अगर हम बात करें दीवानी रिसालत विभाग की, तो इसके कार्यों के बारे में विवाद है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये जो विभाग था वो विदेशों से पत्र व्यवहार और विदेशों को भेजे जाने वाले एवं विदेश से आने वाले राजदूतों की देखभाल करता था, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह धर्म विभाग से संबंधित था। खिलजी सुल्तान स्वयं इस विभाग का कार्य देखा करते थे। इसके लिए किसी अमीर की नियुक्ति खिलजी काल में नहीं हुई। सल्तनत काल में अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण मंत्रियों का अस्तित्व हमें दिखाई देता है, और जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं नायब या नायब मुमल्लिक की। इस पद की स्थापना इल्तुतमिश के पुत्र बहराम शाह के समय में उसके सरदारों द्वारा की गई, और जब अयोग्य सुल्तान हुआ करते थे उस समय इस पद का महत्व बहुत अधिक रहा, और ऐसी स्थिति में यह पद सुल्तान के बाद माना जाता था। नायब के पद पर आसीन होने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो एदगिन था, और नायब के पद का सर्वाधिक प्रयोग बलबन द्वारा किया गया। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग और दान विभाग का प्रमुख होता था, और राज्य के प्रधान काजी और सद्र उस सुदूर का पद प्राय एक ही व्यक्ति को दे दिया जाता था। मुसलमानों से लिए जाने वाले कर जकात पर सद्र सुदूर का अधिकार होता था। यह मस्जिदों, मकतबों और मदरसों के निर्माण के लिए धन मुहैया कराता था। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजी उल कुजात हुआ करता था, और प्राय मुकदमे इसी के न्यायालय में शुरू किए जाते थे, और यह अपने से नीचे के काजियों के निर्णय पर फिर से विचार करने का अधिकार रखा करता था। प्राय ये जो पद था वो सद्र उस सुदूर के पास ही रहा करता था। मोहम्मद बिन तुगलक अगर काजी के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता था तो उस निर्णय को बदल दिया करता था। दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग को कहा जाता था, और बरीद ममालिक इसका प्रधान अधिकारी होता था। इसके अधीन गुप्तचर, संदेशवाहक और डाक चौकियाँ हुआ करती थी। दीवानी रियासत की स्थापना सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए की थी, और दीवाने नज़र की स्थापना मोहम्मद तुगलक द्वारा की गई, और इसका कार्य उपहार वितरित करना हुआ करता था। सल्तनत काल में राज दरबार से संबंधित बहुत सारे अन्य पद भी हुआ करते थे, जैसे वकील दर बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, और यह शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। बारबक दरबार की शान शौकत और रस्मों की देखरेख करता था। अमीर हाजिब सुल्तान से मिलने वालों की जांच पड़ताल करता था। अमीर शिकार सुल्तान के शिकार की व्यवस्था किया करता था। अमीर मजलिस शाही उत्सवों और दावतों का प्रबंध करता था। सरे जानदार सुल्तान के अंग रक्षकों का अधिकारी होता था। अमीर आखूर अश्वशाला का अध्यक्ष होता था। शहनाए पील हस्तीशाला का अध्यक्ष होता था, और दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग को कहा जाता था। दीवाने खैरात दान विभाग होता था, और दीवाने बंदगान दास विभाग होता था। दीवाने इस्तिहाक, दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान, ये तीनों विभाग फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किए गए कारखानों का जो प्रमुख होता था वो मुतसरिफ होता था। तो इस प्रकार हमें सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सारे विभाग और मंत्रियों का अस्तित्व दिखाई देता है। अगले लेक्चर में हम स्थानीय शासन, प्रांतीय शासन, सैन्य व्यवस्था और दंड व्यवस्था आदि के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे।